बहुत 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 सिंपल था, बहुत सिंपल था, क्योंकि 2024 में एप्टीट्यूड सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने थे, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आए हुए थे और रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। नॉर्मेलिटी का एक क्वेश्चन था, मोलालिटी का एक क्वेश्चन था, स्टॉक सॉल्यूशन दे दिया और कैलकुलेट करना था। एक क्वेश्चन था पीए, सिंपल था। अगर हम लोग को ये क्लियर था कि कौन से इनिबिशन में कौन सा सबस्ट्रेट एंजाइम को किस तरीके से बाइंड करता है, तो एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन दिया हुआ था, उस बेसिस पे व्हीकल क्वेश्चन ज्यादा था। सॉल्यूशंस हम लोग को निकालने थे, एक्सपेरिमेंट्स जो है थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ रहा था, बस इस बार जो है थियोरेटिकल ज्यादा था रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेनली। तो फॉर इंस्टेंस आई कैन रिकॉल एग्जाम की ये होती है, अगर आप लोगों की जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक्स है, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है आईसीएमआर की, गेट की, ज्ञान शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम के बारे में, और वो है एम्स पीएचडी एग्जाम 2025। तो इससे पहले भी बहुत सारी चीजें भी हैव बीन कंसिस्टेंटली शेयरिंग एम्स पीएचडी से रिलेटेड। तो ये जो एग्जाम है ये हुआ था 27 सितंबर 2025 में, इस साल 27 सितंबर में हुआ था। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है इस एग्जाम की ये होती है, अगर आप लोगों के जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक्स है, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है आईसीएमआर की, गेट की, सीएसईआर की, डीबीटी की, तो बिल्कुल बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस है वो फ्रेम होते हैं। सो इट्स बहुत स्कोरिंग होता है और बड़े आराम से ये जो एग्जाम है ये क्लियर हो जाता है। तो ऐसा जो है हाई फाई लेवल के, जैसे कि गेट और सीएसईआर में आते हैं क्वेश्चंस, ऐसे नहीं आते, उनके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होते हैं इस एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं 2025 एग्जाम की, कैसे कैसे जो क्वेश्चंस है एम्स पीएचडी में आए थे। तो वी आर फैमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न, क्या टाइम पीरियड होता है एंड ऑल। और पार्ट ए और पार्ट बी जो है आते हैं इसमें। पार्ट ए इज जनरल एप्टीट्यूड और पार्ट बी जो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम जो है चूज करते हैं सब्जेक्ट को। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो गया एंड ऑल, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। सो जो भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अनुसार हम फिल करते हैं और उसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं पार्ट बी में। पार्ट ए इज जनरल एप्टीट्यूड, दैट्स कॉमन फॉर ऑल, वी आर अवेयर। चलिए बात करते हैं, पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए की अगर हम लोग बात करें तो पार्ट ए में जो है लास्ट ईयर से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो इस बार जो है एग्जाम बहुत 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 पार्ट ए बहुत 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 सिंपल था, बहुत सिंपल था, क्योंकि 2024 में एप्टीट्यूड सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने थे, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आए हुए थे और रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी जो है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, काफ़ी अच्छे हाई लेवल थोड़ा सा कह सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे। बट इस बार जो है थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज़्यादा आया था। तो अगर बिल्कुल बेसिक्स और थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्लियर था तो ये सेक्शन काफ़ी अच्छा गया होगा, रहा होगा, स्कोरिंग रहा होगा आप लोगों का, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो। So basics of research methodology, basics of mathematics, computers and general knowledge को merge करते हुए जनरल एप्टीट्यूड जो है आया था इस साल। सो लास्ट ईयर मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा था, सॉल्यूशंस हम लोगों को निकालने थे, एक्सपेरिमेंट्स जो है थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ रहा था, बस इस बार जो है थियोरेटिकल ज़्यादा था रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेनली। तो फॉर इंस्टेंस आई कैन रिकॉल एक क्वेश्चन जो था रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड था। तो अगर फंडामेंटल्स क्लियर था कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, काई स्क्वायर का फंडामेंटल क्लियर था, उसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे। एक दो क्वेश्चंस एनोवा से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, अगेन बेसिक क्वेश्चन उन्होंने ले लिया था, 4 ऑप्शंस दे दिए और बताना था कि एनोवा में जो है कौन सा फिट बैठेगा, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं बैठेगा। कुछ तो मतलब बिल्कुल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे रिसर्च मेथोडोलॉजी में। एक क्वेश्चन आई कैन रिकॉल, इट वाज रिलेटेड टू ये जो हम जो गाइडलाइंस होती है ड्रग को डिज़ाइन करते हुए, वो 1 2 3 4 फेजेस जो होते हैं और गाइडलाइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ले दे के जो है अगर हम देखें रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस, वी कैन रिलेट आईसीएमआर से। तो आईसीएमआर ये वाला नहीं, पहले जो आता था उनमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस फ्रेम होते थे
तो काफ़ी जो है मैचिंग हो रही है, आईसीएमआर से मैच हो रहा है एम्स का इस बार क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के मेनली। तो ये आए हुए थे क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के एज सच। स्क्यूनेस, कर्टोसिस और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ऐसा कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन या रिसर्च लेवल का क्वेश्चन नहीं आया था। वेरी 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 सिंपल। अब जनरल बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें, सो आई हैव बीन कंसिस्टेंटली शेयरिंग कि 7th 8th 9th 10th की मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है 7th 8th के जो बच्चे वाले जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आई वुड से कि मैथमेटिकल भी नहीं, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स के आए हुए थे, डायरेक्शन बेस्ड। काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्शन बेस्ड थे। पता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आप लोगों ने बना लिया, हम लोगों ने बना लिया और क्वेश्चन कर दिया। ये क्वेश्चन था, तो काफ़ी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस दे फ्रेम्ड इन दिस। बेसिक कंप्यूटर्स फर्स्ट डे फर्स्ट सेकंड के जो बच्चे होते हैं, बहुत बढ़िया आजकल के जो बच्चे हैं काफ़ी अवेयर है, काफ़ी उनका जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है। तो फर्स्ट सेकंड का बच्चा भी ये क्वेश्चन करता है कि क्वेश्चन ऐसा था, बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑल। ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कंप्यूटर से रिलेटेड, आई कैन रिकॉल। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में लास्ट टाइम एक्टिव पैसिव से रिलेटेड था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड था। तो इस बार भी जो है सेंटेंसेस दे दी और बताना था इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ये क्वेश्चन था। एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आई गेस एंटोनिम बताना था। एंड ईडियम्स बताना था, ईडियम्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। सो दीज क्वेश्चंस बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे इंग्लिश में, इंग्लिश पोर्शन में। एंड अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करें, जीके की बात करें, तो एक क्वेश्चन लिंक्डइन हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि लिंक्डइन जो है इसका ओनर कौन है, कौन सी कंपनी इसको ओन करती है। तो ऑप्शंस भी इस तरीके के दिए हुए थे कि बड़ी आसानी से निकाल दिए, आउट कर दिए। तो एक्सक्लूसिव लेवल पे वो कर दिया होगा क्वेश्चन। अमेजोन हो नहीं सकता, गूगल कैसे हो सकता है। तो मतलब लाइक 50-50 जो प्रोबेबिलिटी है वो भी नहीं हो रहा था, पता लग रहा था कि 70% जो यही आंसर आना है। तो 70-30% की जो प्रोबेबिलिटी जब आती है तो आसान आराम से हम लोग जो है मार्क करते थे कि यही ऑप्शन जो है हमारा सही है या गलत है। तो ये क्वेश्चन वो था। देन लैंड ऑफ राइजिंग सन क्या होता है, कौन सी कंट्री है लैंड ऑफ राइजिंग सन, जीके है 6th 7th वाली जीके। और यूनेस्को से रिलेटेड था। फिर कुछ इंडियन स्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया था, हेरिटेज साइट्स कुछ, आई गेस इस तरीके का क्वेश्चन था। लार्जेस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स कौन से स्टेट में है, आई कैन रिकॉल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन ये जो ग्रुप ऑफ 7 जो होता है, G7 जिसे हम कहते हैं, इनमें जो कंट्रीज आती है वो बताना था। 4 कंट्रीज के उन्होंने नाम दे दिए, बताना था कि G7 जो है, G7 में कौन सी कंट्री नहीं आती, ये एक क्वेश्चन था। तो एप्टीट्यूड के इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। अगेन आई एम रिपीटिंग, बेसिक्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी and you can correlate this with ICMR previous year question paper, then basic mathematics, basic computers and basic English। ये एप्टीट्यूड बना था एम्स PhD 2025 में। अब चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। लास्ट टाइम आई शेयर्ड subject was medical oncology, but this time it's biochemistry. And if we compare these two particular subjects, medical onco and biochemistry, so we can easily say biochemistry के जो questions है बहुत 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 simple थे। medical oncology के थोड़े से टफ थे, लेकिन biochemistry के तो बहुत ही easy थे। क्योंकि हम लोग जो है CSAR और गेट का तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, और उसमें बायोकेमिस्ट्री सेक्शन आता ही आता है। स्पेशली लाइफ साइंस की अगर हम लोग बात करें तो इवन बायोटेक में भी आता है, DBT में भी आता है। तो बायोकेमिस्ट्री अपने आप में इतना जो है हम लोग पढ़ लेते हैं हाई लेवल पे, एडवांस लेवल पे। तो बेसिक्स बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस आए हुए थे। एनआई के भी टफ होते हैं थोड़े से क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री के, इसके बिल्कुल बेसिक्स थे। तो दो जो है टॉपिक्स अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए बायोटेक का या लाइफ साइंस का, अगर ये दो टॉपिक्स छोड़ रहे हैं तो समस्या है, क्वेश्चन मार्क है। और वो टॉपिक्स है कैंसर बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। और बायोकेमिस्ट्री में 2 मेन टॉपिक्स, वन इज एंजाइम कैनेटिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड इनहिबिशन वाला जो है। तो इनहिबिशन से स्टार्ट करते हैं।
तो अगर हम लोग एनआईआई की क्वेश्चन पेपर को देखें, गेट के देखें, तो टफ टफ वाले आते हैं ना, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लेते हैं इनहिबिशन से रिलेटेड, या फिर न्यूमेरिकल हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, के आई वैल्यू एंड ऑल वो निकालनी होती है, माइकलिस मेंटन का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना होता है इनहिबिशन में। तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। अगर हम लोग को ये क्लियर था कि कौन से इनहिबिशन में कौन सा सबस्ट्रेट एंजाइम को किस तरीके से बाइंड करता है, तो एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन दिया हुआ था, उस बेसिस पे वी हैड टू फाइंड आउट वेदर दैट पर्टिकुलर इनहिबिशन इज कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। तो उसको बिल्कुल बेसिक अगर आप लोगों को पता था, वो ग्राफ बेस्ड भी नहीं था, वो क्वेश्चन इतना सिंपल था। एक और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आई कैन रिकॉल विच वाज रिलेटेड टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें भी इम्यूनो टेक्निक से रिलेटेड। तो अगर हम लोगों ने इम्यूनो टेक्निक्स बहुत अच्छे से की हुई थी तो वो एक दो क्वेश्चंस भी कर दिए होंगे। तो एक सैंपल ले लिया, फिर प्रेसिपिटेट निकाला, फिर बैंड्स हमको दिख रहे हैं, प्रोटीन बैंड्स दे ऑलरेडी मेंशन, और बताना था कौन से तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, डीएनए आरएनए इंटरेक्शन है, डीएनए डीएनए है, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है, वी हैड टू फाइंड आउट एंड विच वाज प्रीटी क्लियर कि यही आंसर होगा, कोई ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं था। एंड अगेन एक क्वेश्चन था इम्यूनो टेक्निक से रिलेटेड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिलेटेड, दैट वाज लाइक ईस्ट हाइब्रिड ऐसे जो होते हैं, ब्लॉटिंग जो होती है, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आई कैन रिकॉल। तो ये जो दो तीन टेक्निक्स, चार टेक्निक्स जो है, अगर अच्छे से क्लियर है उसकी बेसिक प्रिंसिपल, वो क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो गया होगा, हो गया होगा। तो ये थे इम्यूनो टेक्निक्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक के कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। एंड अब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, लाइक बायोकेमिस्ट्री के जो कोर टॉपिक्स हैं। एक था हीम कौन सी अमीनो एसिड बनाता है, वेरी 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 बेसिक, कौन सी अमीनो एसिड बनाता है। एक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, वो बताना था कि हीमोग्लोबिन में कैसा कॉपरेटिविटी, सिग्मोइडल कर्व और हाइपरबोला कर्व, कौन सा कर्व होता है, वो हीमोग्लोबिन की जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, वो एक क्वेश्चन था। एंड अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो होमोसिस्टीन्यूरिया जो होता है उसमें क्या चीज़ हमको नहीं खानी चाहिए। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के जो बेसिक्स अगर हम लोग को पता है, कौन सा एंजाइम फ्लक्चुएट हो जाता है, उसमें क्या चीज़ लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए, तो वो क्वेश्चन आराम से हो गया होगा। एंटी कोगुलेंट्स जो हम बचपन में पढ़ते हैं, तो बताना था, चार ऑप्शंस दे दी कि इनमें से कौन सा एंटी कोगुलेंट नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस आराम से कर दिया होगा, वो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट्स के बारे में, तो वो भी हो गया होगा। देन यस, मेटाबॉलिक साइकिल्स, ग्लाइकोलिसिस, फैटी एसिड्स और लिपिड सिंथेसिस, ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस को पूछ लिया कि रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है, या फिर न्यूमेरिकल फ्रेम कर दिया जैसे कि एनआई वगैरह में आता है, ऐसा कुछ नहीं था। बट सिंपल सा बताना था, एंजाइम्स और मेटाबॉलिक साइकिल्स से रिलेटेड बड़े सिंपल क्वेश्चन थे कि रेट कमिटेड स्टेप कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है इसमें, ग्लाइकोलिसिस में। ऐसी फैटी एसिड सिंथेसिस में पूछ लिया एक क्वेश्चन उससे से रिलेटेड, तो ये था। यस, आई कैन रिकॉल ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का भी था, उन्होंने चार ऑप्शंस दे दिए, बताना था विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दैट वाज अगेन अ वेरी 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 डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अगेन। तो ये क्वेश्चंस थे बिल्कुल बेसिक बायोकेमिस्ट्री के। अब इम्यूनोलॉजी का एक क्वेश्चन जो इस सब्जेक्ट में फ्रेम हुआ था, वो था एमएचसी 1 क्लास 1 और क्लास 2 से रिलेटेड। तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर था, एमएससी क्लास 1 कौन से होते हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, और कैसे जो है क्या हो जाएगा एस्केप, जो मैकेनिज्म होता है सिग्नलिंग ना एंड ऑल। तो इफ यू वर लाइक क्लियर विद एमएससी क्लास 1 क्लास 2 का डिफरेंसेस, वो एक क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया होगा। तो एक कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन कर दिया और पूछ लिया कि ये किस तरीके से एक्ट करेगा, कुछ एमएससी बेस्ड क्वेश्चन आई कैन रिकॉल। ये क्वेश्चन था इम्यूनो का। कैंसर पे आ जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन जो है आई कैन रिकॉल कैंसर से रिलेटेड थे। तो कैंसर में एंटी कैंसर जो ड्रग्स होती है या एंटी कैंसर थेरेपी जो यूज होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है फ्रेम हुए थे। तो एंटी कुछ थेरेपी हो रही है कैंसर के अगेंस्ट, एंटी PD1 समथिंग आई कैन रिकॉल, और बताना था कि ये अफेक्ट, इसका इफेक्ट कहाँ होगा, क्या ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को इफेक्ट करेगी, डेंड्राइटिक को करेगी, या फिर
ये पर्टिकुलर सेल्स पे एक्ट करेगी। कोई एक क्वेश्चन इस तरीके का था कैंसर से रिलेटेड। एंड ड्रग रिलेटेड तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इस बार नहीं पूछा, मोड ऑफ एक्शन ऑफ कैंसर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जनरल नॉलेज, लेटेस्ट डेटा रिलेटेड टू कैंसर, ये आते ही आते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर एग्जाम में। तो मेथोट्रेक्सेट ड्रग हम लोगों को पता है एंटी कैंसर ड्रग होती है, तो उसका मोड ऑफ एक्शन पूछा हुआ था मेथोट्रेक्सेट का, तो वो बताना था। तो एंटी कैंसर ड्रग्स अगर अच्छे से की होगी, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। अब जीन एडिटिंग, अगेन अ ट्रेंडिंग टॉपिक जो हमको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस बार जीन एडिटिंग क्रिस्पर cas9 का जो क्वेश्चन था, तो SP-Cas9 वी आर अवेयर, एपोप्टोसिस क्या होता है, कैस्पेसिस क्या होती है, जीन एडिटिंग क्या होता है, क्रिस्पर cas9 क्या होता है। तो पूछा हुआ था SP-Cas9 का पैम सीक्वेंस बताना था। तो अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स का थोड़ा बहुत भी बेसिक्स क्लियर है तो वो क्वेश्चन भी हो गया होगा। तो उसको मर्ज करना था, उसको रिलेट करना था लेटेस्ट ट्रेंड से, क्योंकि ये क्रिस्पर cas9 जीन एडिटिंग अपने आप में ही बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। तो उसमें से एक दो क्वेश्चंस लगातार जो है हर एग्जाम में फ्रेम होके आ रहे हैं। तो इस बार उन्होंने पैम सीक्वेंस पूछ लिया cas9, SP-Cas9 का, तो ये क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल में। तो देखिए गेट और जेआरएफ जैसा, स्पेशली गेट में जो हाई न्यूमेरिकल आते हैं, हम लोग को कैलकुलेट करना होता है नॉर्मलिटी और बैंड्स निकालने होते हैं एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर हम वो एक खतरनाक सा जो क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन वो खतरनाक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो आता है बैंड से रिलेटेड, कितने, जो हम लोग लगातार सॉल्व करते आ रहे गेट के क्वेश्चंस। तो ऐसा कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चंस थे बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। नॉर्मलिटी का एक क्वेश्चन था, मोलैलिटी का एक क्वेश्चन था, स्टॉक सॉल्यूशन दे दिया और कैलकुलेट करना था। एक क्वेश्चन था पीएच का, तो जो बिल्कुल बेसिक जो होते हैं, तो एक वीक बेसिक दे दिया, एक एसिड दे दिया, पीएच वैल्यू निकालनी थी, पीके वैल्यू दे रखी थी। बिल्कुल कॉमन था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल वो न्यूमेरिकल। नॉर्मलिटी का अगर फॉर्मूला नहीं भी याद था नॉर्मलिटी और मोलैरिटी का, तो कॉमन सेंस लगाते हुए क्वेश्चंस बहुत आराम से निकल गए होंगे, बहुत आराम से। एक क्वेश्चन था स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कुछ क्वेश्चन था। तो अगेन अगर फॉर्मूला नहीं आता स्टैंडर्ड डिविएशन का, हम भूल जाते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला भूल जाते हैं, कभी भी हो जाता है ऐसा। तो फिर भी अगर रिलेशन पता था वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डिविएशन का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वगैरह वगैरह, तो ये क्वेश्चन भी हो गया होगा। तो लेने के बाद ये है कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस जो है फ्रेम हुए थे, सिंपलर थे पुराने एग्जाम से। तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाए क्योंकि क्वेश्चंस इजी थे, सो दैट डिपेंड्स। तो वी विल लाइक, हम लोग धमाकेदार न्यूज़ का इस बार भी वेट कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी श्योर कि इस बार भी आप लोग बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज़ हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। आपका जो रिजल्ट आते हैं बढ़िया बढ़िया हर साल, तो इस बार भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ रिजल्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। यहाँ शुरुआत क्लास में बहुत ही ज़्यादा स्वागत अगेन। तो हम लोग जो है एम्स पीएचडी के बारे में बात करेंगे। एम्स पीएचडी का जो एग्ज़ाम है वो आ रहा है, तो मॉक टेस्ट आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, हम लोगों को आइडिया लगेगा, और उसके हिसाब से आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों का जो एम्स पीएचडी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। तो बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं एम्स पीएचडी में, सो उस बेसिस पे जो है हम लोगों ने फ्रेम किए हैं क्वेश्चंस विच शुड लाइक श्योरली बी हेल्पफुल। आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस अगर फ्रेम हो जाए तो आप लोग आसानी से कर देंगे। देखिए, बात करते हैं एम्स पीएचडी एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें जो है वी आर फैमिलियर, पार्ट ए और पार्ट बी आते हैं। तो पार्ट ए में जो आते हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आते हैं और काफी क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड एग्जाम पैटर्न की बात करें। एंड पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं, जो भी आप लोग जो है चूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो एप्टीट्यूड जो होता है वो कॉमन होता है, आप चाहे कोई भी स्ट्रीम ले लीजिए। नाउ टॉकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, इफ वी कंपेयर दिस एग्जाम, अगर हम इस एग्जाम को कंपेयर करें आईसीएमआर से, आईसीएमआर जेआरएफ जिसको आज डीबीटी डीआरईटी के नाम से जाना जाता है, सीएसईआर से कंपेयर करें या फिर गेट से कंपेयर करें, देखिए कंपैरिजन तो नहीं करना है यहाँ पे।
बट मोस्टली जो है अगर हम बात करें इस एग्जाम की, सो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल बेसिक्स आते हैं, काइंड ऑफ ICMR JRF से हम जो पहले आते थे, स्पेशली ICMR JRF प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, उससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। CACR गेट का तो जो है काफी कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, पार्ट सी रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें जो है प्रिटी डायरेक्ट क्वेश्चंस दे फ्रेम, बेसिक्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक्स, तो बेसिक्स क्लियर होंगे, सिंपल आते हैं क्वेश्चंस, टाइम मिलता है काफी, टाइम ड्यूरेशन भी इसका कम है, तो आसानी से जो एग्जाम में क्लियर हो जाएगा अगर हम लोगों ने अच्छे से बेसिक्स किए हैं एंड समझा है कॉन्सेप्ट्स को। तो देखिए कॉन्सेप्ट्स तो समझने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है वहां पे जो है सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैथमेटिकल पोर्शन की बात करें, प्रीवियस ईयर्स में सीरीज के क्वेश्चंस जो है फ्रेम होते हैं, काफी फ्रेम होते हैं। सो 3 यहाँ पे जो सीरीज दी हुई है, यहाँ पे अलग अलग नंबर्स दिए और सीरीज में बताना कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो ये तो बहुत ही सिंपल, देखिए दिख रहा है यहाँ पे आंसर जो है 243, आप लोगों ने जो है तुरंत कैलकुलेट कर लेगा, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मल्टीप्लाई जो हो रहा है इसमें 3 इंटू 3 9 हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करते रहा, 9 इंटू 3 27 हो गया, 27 इंटू 3 81 हो गया, इसी तरीके से 81 इंटू 3 करेंगे तो आंसर 243 आ जाएगा, तो आंसर इज 243। सो दिस इज तो काफी इजी क्वेश्चन था। तो यस, इजी क्वेश्चंस भी फ्रेम कर लेते हैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी सीरीज में आ जाते हैं। नेक्स्ट में मिसिंग टर्म बतानी, यहाँ पे बताना है कौन सा नंबर आएगा, 2 6 12 20, तो ये भी अगर आप लोगों ने जो है कर लिया होगा, सिंपल क्वेश्चन ही दिख रहा है, एज वी स्टेटेड कि सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं इस एग्जाम में, इतने टफ नहीं आते हैं। सो 2 इंटू 3 6 हो गया है, 6 हो गया है, फिर 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, ये बिल्कुल नंबर्स को देख के आइडिया लग जाता है, तो क्वेश्चन आपको फटाफट कर देने चाहिए। 4 इंटू 5, एक एक नंबर बढ़ाते जाइए, सो 1 इंटू 2 इज 2, 2 हो गया, फिर 2 इंटू 3 6 हो गया, 3 इंटू 4 12 हो गया, 4 इंटू 5 20 हो गया, नेक्स्ट नंबर बताइए, एक एक नंबर बढ़ाते जाइए, 5 इंटू 6 30 है, सो 30 इज द आंसर, आंसर इज 30, आंसर इज 30। तो वही जैसे आप लोगों को ICMR JRF में बताया था, स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन है आते हैं मोस्टली। नेक्स्ट, अब इंग्लिश भी क्योंकि इसमें आ रहा है, और इंग्लिश में जो है लास्ट ईयर की अगर हम क्वेश्चन पेपर्स की बात करें तो उसमें इडियम्स पूछे हुए थे, एक्टिव पैसिव पूछा हुआ था, एंटोनिम सिनोनिम पूछे हुए थे, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है लगातार जो है आते हैं इंग्लिश पोर्शन की बात करें तो। सो थर्ड जो क्वेश्चन है, इडियम बताना, टू बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू बीट अराउंड द बुश मतलब टू अवॉइड द मेन टॉपिक। सो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट था, इसमें कोई एज सच कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नेक्स्ट, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल इम्प्लाइज, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है स्टडिंग और वर्किंग लेट एट नाइट, रात में जो है अगर देर से पढ़ रहे हैं तो वी कैन यूज दिस बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। सो इंग्लिश जो है अच्छी है, इडियम्स का नॉलेज है, तो आसानी से ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, और ये एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस, मेटिकुलस का सिनोनिम बताना है, सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, उसका ही जो मतलब होता है मेटिकुलस, सो दैट मीन्स प्रिसाइज इज द करेक्ट आंसर, इसमें भी कोई समझाने वाली देखिए बात नहीं है। तो मेटिकुलस का जो सिनोनिम होता है, सिमिलर मीनिंग होता है, उसका मतलब प्रिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चूज द एंटोनिम ऑफ कंसाइज, कंसाइज का उल्टा बताना है, कंसाइज का उल्टा बताना है, तो कंसाइज का उल्टा होता है वर्बोस, सी इज द राइट आंसर, कंसाइज का उल्टा इज वर्बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, तो टेम्पररी का उल्टा हो जाएगा परमानेंट, तो इसका मतलब होता है टेम्पररी। अगर
सिनोनिम पूछते हो टेम्पररी इसका आंसर होता है, लेकिन एंटोनिम उल्टा पूछा हो तो आंसर इसका है परमानेंट। ठीक है, उल्टा बताना। तो सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम मतलब उल्टा। तो एक बार प्लीज गो थ्रू बिल्कुल बेसिक एप्टीट्यूड जनरल साइंस देखिएगा आप लोग इंग्लिश का, क्योंकि यहां से आप जो है स्कोर मैक्सिमम ले आएंगे और टारगेट यही है कि मैक्सिमम स्कोर ही लाना है। कट ऑफ क्योंकि हाई जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो होता है वो इजी आता है, बट ऐसे डू नॉट कट ऑफ बताते नहीं है, मतलब जो होता है इसमें डायरेक्ट लिस्ट आ जाती है कि इन कैंडिडेट्स का जो है शॉर्टलिस्ट हो गया, इनका क्लियर हो गया एग्जाम्स। नेक्स्ट, चूज द पैसिव करेक्ट पैसिव फॉर्म। इसका एक्टिव पैसिव की बात हो रही है यहाँ पे, पैसिव बताना। द कमिटी अप्रूव द प्रपोजल। तो रूल्स अगर हमको एक्टिव पैसिव को पता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आप क्वेश्चन फटाफट कर देंगे। सो द प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड बाय द कमिटी, इसका आंसर बी हो जाएगा। पैसिव फॉर्म में ये आएगा, हैज बीन अप्रूव नहीं आएगा, इज तो नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस नहीं आता है, पास्ट हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, हैड अप्रूव्ड भी नहीं आएगा। तो आंसर उसका हो जाएगा बी, द प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड बाय द कमिटी। ओके, अब नेक्स्ट, अब इनके जो है टाइम वर्क से ये क्वेश्चन अब फ्रेम हो रहे हैं। टाइम वर्क वाले फेवरेट इनके टॉपिक्स है, टाइम वर्क आवर्स वाले। तो क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखे गए हैं इस तरीके के क्वेश्चंस भी, तो ये भी क्वेश्चंस आप लोग जरूर 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 प्रैक्टिस कीजिएगा। इनके जो एडवांस्ड वर्जन कीजिएगा। सो एडवांस्ड लेवल पे हो सकता है पूछ ले, वैसे तो काफी सिंपल आते हैं, तो एडवांस्ड भी देख लीजिएगा। सिमिलरली सीरीज के भी थोड़े बहुत आप एडवांस्ड क्वेश्चंस जरूर देखिएगा। तो ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड बी इन 15 days, हाउ लॉन्ग विल दे वर्क टुगेदर। तो ये डायरेक्ट है, ए जो है 10 दिन में जो है काम खत्म करता है, बी जो है 15 दिन में काम करता है। सो टोटल हमको बताना है, टोटल कितना हो जाए, टोटल डेज कितना लेंगे वो, टोटल नंबर ऑफ डेज अगर वो एक साथ काम करेंगे, तो ये क्वेश्चन है। तो इस केस में हमको पता है, वी आर फैमिलियर, 1 प्लस कर देंगे क्योंकि टोटल निकालना है, 1/10 + 1/1/15 हो जाएगा। तो यहाँ से जब एलसीएम निकालेंगे तो 30, 3 + 2, सो दैट वुड बी 5/30, सो दैट इज 1/6। तो नंबर ऑफ डेज 1/6 आएगी, क्योंकि तो 6 डेज टोटल वो ले रहे हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। तो आंसर जो है इसका आ जाएगा 6 days। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन है, टाइम वर्क आवर्स बेस्ड। अब की बार बात हो रही है ए और बी जो है, ए और बी जो है काम खत्म कर लेते हैं, फिनिश वर्क इन 8 days। तो नंबर ऑफ डेज कितना ले रहे हैं, 8 दिन लगा रहे हैं एक, दोनों मिलके। ए अगर अकेला काम करता है, ए अलोन इन 12 days, तो वो 12 दिन में काम खत्म करता है। तो बी जो है कितना दिन लेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर वर्क। उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस उल्टा कर दिया इस बार ए और बी का दे दिया है कि टुगेदर इतना कर रहे हैं। तो ए जो है 12 दिन में कर रहा है, बी का बताना है। उसी तरीके का बस इसमें उल्टा हो जाएगा। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल में से 1/8 में से आप ए का जो अगर वर्क आवर्स कितने दिन लगा रहा है काम खत्म करने के, माइनस कर देंगे, तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। सो दिस इज 1/24 which comes 24 days. So answer is D. तो 24 दिन लग रहे हैं बी को काम खत्म करने के। सिमिलर क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा देखिए, अगर मैं कॉम्प्लिकेट करूं, हो सकता है कॉम्प्लिकेट कर भी दे, हो सकता है एक क्वेश्चन दे दे। तो कुछ इसी जो टाइम वर्क आवर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके के आते हैं, थोड़ा सा कि ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं 8 दिन में, फिर बी ने 3 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, फिर 5वें दिन छोड़ दिया, 5th डे पे छोड़ दिया, उसके बाद में बी आ गया, बी ने लगातार लेकिन कंटिन्यू करा बा। तो इसके जो है कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वो क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा। बट यस, बेसिक तो प्लीज करके जाइएगा, सिंपल तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी वो फ्रेम कर दे, आप ये बिल्कुल पक्की तरीके से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आर्टिकल्स की बात हो रही है, तो जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी वो एम्स पीएचडी में फ्रेम करते हैं।
So article dealing with right to equality in Indian Constitution. तो जनरल अवेयरनेस प्लीज गो थ्रू, जो भी जनरल ट्रेंड चल रहा है, लेटेस्ट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है, पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी। तो राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 14 में आता है। आर्टिकल 14 में आता है इक्वालिटी की बात करें तो, इसलिए आप लोग ये प्लीज ये भी देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to international and Indian bioethical guidelines, which of the following application of CRISPR-Cas9 is currently prohibited? Somatic cell line therapy for cancer, germline genome editing for reproductive purposes, ex vivo editing of hematopoietic stem cells, CRISPR-based diagnostic assays. Okay, so this CRISPR-Cas लगातार trending topic, लगातार questions they are framing, important टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बेसिक से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। क्रिस्पर Cas9 का जो मैकेनिज्म है वो जरूर देखिएगा। हो सकता है पार्ट बी में जो आपने सब्जेक्ट चूज किया उसमें क्वेश्चंस पूछ ले और एप्टीट्यूड में भी दे में फ्रेम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कोई बायोएथिकल गाइडलाइंस है इंडियन इंटरनेशनल की, तो इनमें जो है क्रिस्पर Cas9 करंटली प्रोहिबिटेड किस में है, किसको रद्द कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है? तो सोमैटिक, देखिए कॉमन सेंस है वैसे तो, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी फॉर कैंसर ये तो नहीं हो सकता। एक्स वीवो एडिटिंग ऑफ हीमोपेटिक स्टेम सेल, क्रिस्पर बेस्ड डायग्नोसिस ये तो नहीं लग रहे। तो ये आ गया है, बी इज द करेक्ट आंसर, जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पसेस। दिस इज बिकॉज ऑफ एथिकल इश्यूज। वी आर फेमिलियर, एथिकल इश्यूज आते हैं कि रिप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए कोई भी अलाउ नहीं करता, प्रोहिबिट ही है, चाहे वो कोई भी डायग्नोस्टिक टूल हो, कोई भी हो, क्रिस्पर Cas9 भी हो, तो रिप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए वी कैन नॉट यूज, इट क्रिएट्स एथिकली, इट्स एथिकली रॉन्ग। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल ही देख के पता लग रहा है भाई सोमैटिक सेल थेरेपी को क्यों मना करेंगे, क्यों प्रोहिबिट करेंगे, एक्स विवो एडिटिंग भी क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, राइट? तो यस, कोई भी टेक्निक हो एथिकल इश्यूज की वजह से वो वहां पे प्रोहिबिट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इज अवॉर्डेड बाय, आपको ये पता होना चाहिए कि किसको इस बार मिला था नोबेल प्राइज, हु गॉट, इन विच ईयर, ये इनके फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में कौन से, किसने अवार्ड किया था? तो करेक्ट आंसर इज कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। सो इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, नोबेल प्राइज के बारे में डिटेल में एक बार अच्छे से देखिएगा, किस किस को मिला था, कौन सी फील्ड में मिला था। स्पेशली मेडिसिन के बारे में तो पता ही होना चाहिए, है ना, बिल्कुल रिसेंट जो है अभी नोबेल प्राइज मिला, तो वी शुड नो किस कौन से साइंटिस्ट को मिला, क्यों मिला, किस टॉपिक में मिला, उन्होंने काम क्या किया था। ओके, सो ये भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं, इसमें कोई टाइम ही नहीं लगाना पड़ रहा है, ये कोई क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। बिफोर कंडक्टिंग, अगेन देखिए क्रिस्पर Cas9 का एक क्वेश्चन बन रहा है। Before conducting CRISPR-Cas9 experiments involving human cell lines, a researcher must obtain approval from. Human cell lines पे काम करने से पहले साइंटिस्ट को या रिसर्चर को किससे जो है अप्रूवल लेना है? तो करेक्ट आंसर इज बी, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी से जो होता है अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जो भी जो है देखिए गाइडलाइंस वगैरह जो रिलेटेड है ना, गाइडलाइंस अप्रूवल की बात करें तो ये हमको ऐसे कॉन्सेप्ट्स में भी, ऐसे टॉपिक्स में भी फैमिलियर होना है। सो आंसर इज इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी विच इज IBSC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी हैव बीन रिपीटेडली गाइडिंग यू कि प्लीज डू नॉट स्किप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन यहाँ से, बायोस्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, तो स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स इज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड की बात करें तो, जिसमें कि जो है बेसिक लेवल से लेके आपको एडवांस लेवल तक का पता होना चाहिए, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल, स्पेशली बिकॉज दे फ्रेम यूजुअली ICMR JRF में भी आते थे और एम्स PhD में भी रिसर्च एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी फ्रेम कर देते हैं पार्ट बी में, एप्टीट्यूड में नहीं कर रहे तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कर देंगे।
तो ये बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर फंडामेंटल क्लियर है तो स्टैटिस्टिक्स अपने आप में ही बहुत ही स्कोरिंग है। सारा आप स्कोर स्टैटिस्टिक्स से ही ले आएंगे। प्लीज डू नॉट फाइंड इट बोरिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वही मैथमेटिक्स जैसा हिसाब है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाए कर देंगे। थियोरेटिकल वाला नहीं है ना, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटल है, लॉजिकल है। तो यहाँ से हम मैक्सिमम स्कोर लेके यहाँ से भी आ जाएंगे। विच स्टैटिस्टिकल टूल टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कंपेयर प्रोपोर्शन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की बात हो रही है यहाँ पे, और पूछ रहे इन चारों में से कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। तो आंसर इज काई स्क्वायर टेस्ट। टी टेस्ट स्टूडेंट्स, टी टेस्ट नहीं है, पेयर टी टेस्ट नहीं है, पियर्सन तो नहीं है, तो है ही नहीं। अब कंफ्यूजन होगा टी टेस्ट में और काई स्क्वायर टेस्ट में। तो टी टेस्ट जो है, तो अलग अलग टेस्ट जो है अलग अलग बेसिस पे यूज होते हैं, टर्म्स पे यूज होते हैं। तो टी टेस्ट की बात करें तो टी टेस्ट मोस्टली जो मीन्स में यूज होता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की बात हो रही है, सो वी वुड गो फॉर काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा अगर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की बात करें तो। कॉरिलेशन की बात हो ही नहीं रही, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की बात होती तो पियर्सन कॉरिलेशन तो रूल आउट वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग प्लीज कॉन्सेप्ट देखिएगा, पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक कौन से होते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग इवन ऑन स्टैटिस्टिक्स। वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि काई स्क्वायर टेस्ट का डेफिनेशन दे दिया, वो पूछेंगे कि अगर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, थोड़ा सा अगर एडवांस्ड कर दें क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे हो रहा है, 3 ग्रुप दिए हैं, मीन नहीं आया है, तो कौन सा टेस्ट जो है अप्रोप्रिएट होएगा। अब यहां से एच टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक एच टेस्ट, यू टेस्ट, माइल वेटने टेस्ट, सॉरी वाइटने टेस्ट जो है उनके भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो वो भी देखिएगा आप, इनके बीच में डिफरेंसेस देखिएगा, और इनका एप्लीकेशंस, प्लीज गो फॉर एप्लीकेशंस एंड रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन इन केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। समझ के कीजिए, स्कोरिंग है, डायरेक्ट आप कर देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टाइप 2 एरर। अब यहाँ पे एरर वाला जो है, एरर्स का कॉन्सेप्ट भी आप देख लीजिएगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है ना। नल हाइपोथेसिस केस में जो होता है, जो ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नल हाइपोथेसिस का जो फंडा होता है, वो जो टॉपिक होता है, अगेन ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन है ये, तो ये एक बार देख लीजिएगा। तो टाइप 2 एरर की बात हो रही है, तो एक्सेप्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। टाइप 2 एरर तब आता है जब फॉल्स नल हाइपोथेसिस में फेलियर आ जाता है उसको एक्सेप्ट करने में, टाइप 2 एरर तब आता है। सो व्हेन इट फेल्स टू reject basically a false null hypothesis. So that's type 2 error. Next question, in centrifugation the relative centrifugal force RCF depends on, सेंट्रीफ्यूगेशन की बात हो रही है तो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, रोटर स्पीड, रोटर रेडियस, रोटर स्पीड एंड रेडियस एंड सैंपल वॉल्यूम। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, रोटर स्पीड एंड रोटर रेडियस। तो क्योंकि आरसीएफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, एंड इवन जो आरपीएम का स्क्वायर होता है उसके भी जो होता है प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों पे डिपेंड करता है। एंड ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाए तो यार, फोर्स हो रहा है, फिजिक्स लगाए तो रेडियस पे भी डिपेंड करेगा और स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, खाली एक चीज पे तो नहीं करना चाहिए, कॉमन सेंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी बढ़िया क्वेश्चन है। The primary purpose of housekeeping gene in gene expression studies is to increase amplification efficiency, normalize target gene expression, act as a positive control for antibodies, improve primer specificity. Housekeeping genes की बात हो रही है, again it's an important topic especially in case of molecular genetics. तो क्या है बेसिकली, देख के पता लग रहा है, एम्प्लीफिकेशन एफिशिएंसी, पॉजिटिव कंट्रोल फॉर एंटीबॉडीज, इंप्रूव प्राइमरी, प्राइमर की बात हो रही है, एंटीबॉडीज की बात हो रही है, तो जीन एक्सप्रेशन पे एक्ट करता है बेसिकली। तो आंसर सीधा सीधा देखिए दिख रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट आप कर दोगे, नॉर्मलाइज टारगेट जीन एक्सप्रेशन। तो हाउसकीपिंग जीन का अगर हमको एप्लीकेशन पता है तो वी नो दैट, राइट, वी नो द कॉन्सेप्ट। सो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा आप,
एप्लीकेशन इसका, तो एम्प्लीफिकेशन, प्राइमर स्पेसिफिसिटी एंटीबॉडीज दिख रहा है, वो जीन एक्सप्रेशन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टारगेट करेगा, नॉर्मलाइज करेगा उसको। ये तो कॉन्सेप्ट था, याद कीजिए प्लीज, रिकॉल कीजिए क्या था। नेक्स्ट, इन फ्लो साइटोमेट्री फॉरवर्ड स्कैटर प्राइमरीली रिफ्लेक्ट्स। फ्लो साइटोमेट्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो फ्लो साइटोमेट्री एक टाइम पे फेवरेट जो है सीएसईआर नेट के, सीएसईआर नेट जेआरएफ के फेवरेट क्वेश्चन जो फ्रेम होते थे पार्ट्स में, बहुत क्वेश्चंस आते थे, रिपीटेडली आते थे, कुछ साल ऐसे भी गए हैं। तो इसका आप एक बार फ्लो साइटोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिज्म देख लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिज्म देख लीजिएगा, तो पूरा पता लग जाएगा फॉरवर्ड स्कैटर क्या है, किस तरीके से क्या हो रहा है उसमें वहीं पे। तो फॉरवर्ड स्कैटर की बात हो रही है, तो वो बेसिकली सेल साइज को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो आंसर जो है इसका सेल साइज है, डायरेक्ट है ये। तो जब आप मैकेनिज्म समझेंगे फ्लो साइटोमेट्री का पता लग जाएगा। एप्लीकेशन क्वेश्चंस और रिसर्च क्वेश्चंस बहुत आते थे पार्ट सी में मेनली, तो हो सकता है इस बार जो है एम्स पीएचडी में भी फ्रेम कर दे। अब repeated questions they have been framing in aptitude as we stated of biostatistics and statistics और statistics लगातार आए हुए हैं, तो हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाए। कर्टोसिस हो गया, स्क्यूनेस कर्टोसिस का कॉन्सेप्ट हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन का हो गया, वेरिएंस का हो गया, हो सकता है न्यूमेरिकल दे दे। ज्यादातर जो है एक कुछ साल पहले डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन आया, तो हो सकता है इस साल भी दे दे ना। तो अलग अलग तरीके के जो है एडवांस लेवल के भी हो जाते हैं, बेसिक लेवल के भी हो जाते हैं, तो ये फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम दिया हुआ है और जीन एक्सप्रेशन वैल्यूज इज शोन बिलो। एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है, हम लोगों को बताना इनमें से जो है कौन सा करेक्ट है। देखिए यहाँ पे बात स्क्यूनेस वाले कॉन्सेप्ट की हो रही है। स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट तो प्लीज वॉच आवर प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने स्क्यूनेस और कर्टोसिस वगैरह के बारे में इन डिटेल जो है बताया है, एप्लीकेशन भी बताया गया है। तो मैकेनिज्म अगर समझ में आ गया, उसको एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने समझ लिया, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, डायरेक्ट आते हैं। एंड अगेन सीएसईआर जेआरएफ की फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये, आते थे इस तरीके के क्वेश्चंस। तो ये इस तरीके से जो है ये कर्व जा रहा है, इस साइड यूं इस तरीके से आ रहा है, दिस वे। सो मीन यहाँ पे हमको बिल्कुल ही जो एब्सोल्यूट राइट में दिख रहा है मीन। तो दिस इज द केस ऑफ राइट स्क्यूनेस, राइट और पॉजिटिव स्क्यूनेस का केस है ये, जहां पे मीन जो है एब्सोल्यूट राइट में आ जाता है, पॉजिटिव भी बोलते हैं इसको। तो इस केस में मीन जो है, मीन मीडियन से बड़ा है और मीडियन मोड से बड़ा। सो राइट स्क्यूनेस और पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में मीन इज लार्जर देन मीडियन एंड सबसे छोटा होता है मोड। अगर ये लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो हमको पता है, तो बहुत अच्छे से हम लोग जो है ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस हो जाता है, एक डिविएशन हो जाता है, इसमें एरर्स वगैरह आ जाती है, मीन की वैल्यू ज्यादा आ जाती है, मोड की वैल्यू ज्यादा आ जाती है। तो प्लीज ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स में समझिएगा। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज जरूर देखिएगा स्टैटिस्टिक्स से, पक्का वो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं P और Q डायग्राम में, हैव द सेम मीन। तो मीन जो है सेम है दिख रहा है, बट P इज नैरो एंड टॉल। तो P इज नैरो एंड टॉल एंड Q की अगर बात करें तो Q इज वाइड एंड फ्लैट, इस तरीके से। सो दिस इज Q जो है वाइड है, चौड़ा है और फ्लैट है, और P जो है ऊंचा है, टॉल है और नैरो है, यहां से पतला है ना। तो पूछ रहे क्या कंक्लूजन निकलता है इस केस में जो है, अगर वाइड और फ्लैट होता है, अगर वाइड और फ्लैट कर्व आता है, तो उसका जो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस ज्यादा हो जाता है, हाई। ये भी अगेन कॉन्सेप्ट जो है किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात हो रही है यहाँ पे भी ना, उससे कॉरिलेट करे स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस को।
और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मेरे को यहाँ से CSAR JRF के वो याद आ रहे हैं। वो परसेंटेज वाला भी ऐसे वो दे देते थे अलग अलग, कि अगर प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन देते थे उस पे, तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस दे यूज्ड टू फ्रेम इन पार्ट सी। बेसिकली बहुत एडवांस्ड बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस फ्रेम होते थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। तो बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, स्क्यूनियस, कर्टोसिस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिलेटेड। हो सकता है इस बार न्यूमेरिकल भी फ्रेम कर दे, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करें, वेरिएंस कैलकुलेट करें, काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दे, तो प्लीज अच्छे से समझिएगा। तो आंसर इज बी, क्यू हैज लार्जर स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि वो वाइड और फ्लैट है। तो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? इंटरेस्टिंग, मजा आता है देख के क्वेश्चंस करने में। Next question. A data set shows mean is greater than median, heavy tails, large spread around mean. Based on the graphical representation, which combination is most likely? Negative skewness, low kurtosis, low standard deviation. Positive skewness, high kurtosis, high standard deviation, symmetrical, high kurtosis, low. Positive skewness, low kurtosis, low standard. तो मीन अगर ज्यादा है मीडियन मीडियन से, अभी हमने बात की, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ठीक है। मीन अगर ज्यादा है मीडियन से, नेगेटिव होता तो उल्टा हो जाता, मीडियन ज्यादा होता मीन से। हैवी टेल्स अगर आएंगे तो हाई कर्टोसिस को डिनोट कर रहा है हैवी टेल्स में। और लार्ज स्प्रेड अराउंड मीन, लार्ज स्प्रेड अराउंड मीन, सो दैट्स द केस ऑफ हाई स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी हमने ये भी समझा। तो प्लीज स्टैंडर्ड डिविएशन, कर्टोसिस, स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझिएगा। हिस्टोग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, हो सकता है न्यूमेरिकल फ्रेम कर दे, अगेन वी आर एम्फेसाइजिंग। हो सकता है रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम कर दे एंड ऑल, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस फ्रेम कर दे। तो बहुत अच्छे से आप लोग प्लीज देखिएगा, पक्का आप लोग जो है बढ़िया स्कोर ले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which global event in late 2025 was the first G20 summit held on to the African continent? G20 Johannesburg Summit, G20 New Delhi Summit, G20 Tokyo Summit, G20 दुबई Summit। जनरल अवेयरनेस और जीके के क्वेश्चंस हैं, फ्रेम होते हैं एम्स पीएचडी में स्पेशली। आईसी में जेआरएफ में पहले जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते थे, जनरल अवेयरनेस भी पूछ लेते थे, बट अभी तो जो है पैटर्न ही चेंज हो गया है। तो लेकिन एम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जनरल अवेयरनेस जीके जो डे टू डे जो चल रहा है 2025 में, जो भी ट्रेंड्स हुए हैं, जो भी घटना घटित हुई है, स्पेशली इंडियन लेवल पे, इंटरनेशनल भी देख लीजिएगा, स्पोर्ट्स वगैरह में, तो जनरल अवेयरनेस और जीके जरूर कीजिएगा आप। लेटेस्ट स्पेशली 2025-26 के तो देख ही लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये तो देखिए क्या ही समझा है इसे, जोहेंसन जोहेनिसबर्ग समिट G20 इसका आंसर है। ओके, तो जीके के क्वेश्चन है ये। Which major football tournament is scheduled to take place in 2026 with expanded teams and mandatory hydration breaks? ओके, तो ये भी बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। यूईएफए यूरो 2026, कोपा अमेरिका 2026, ये नहीं है यहाँ, एएफसी एशियन कप 2026 फीफा वर्ल्ड कप। तो इसका आंसर ए है। ए है, अगेन वही है, जीके के क्वेश्चंस है, उसमें क्या समझाना है, ये तो पता होना चाहिए। जितनी नॉलेज होगी लेटेस्ट, उतने बढ़िया आप ये क्वेश्चंस करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ICH guideline primarily deals with quality aspects of drug development including stability testing? ICH S7, ICH E6, ICH Q1, ICH M3। स्टेबिलिटी टेस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर Q1 है। Q1 है क्योंकि Q डिनोट्स क्वालिटी एंड इफ वी टॉक ऑफ Q1, सो Q1 इज स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो एक टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, तो वो आप रूल्स एक बार
देख लीजिएगा, उस पे बेसिस पे ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेम कर देते हैं ना, पिछले साल भी आए हैं। तो इसका आंसर ICH-Q1 है। नेक्स्ट, स्टेजेस वगैरह भी पूछे हुए थे, कुछ क्वेश्चंस आए थे इससे रिलेटेड। गाइडलाइंस आपको पता होने चाहिए, और हो सकता है उसको जो है कार टी सेल से कनेक्ट कर दे, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। कैंसर तो फेवरेट टॉपिक है इनका। विच फैक्टर मोस्ट कॉमनली कॉजेज फेलियर ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग क्लिनिकल डेवलपमेंट? देखिए फिर से ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल डेवलपमेंट की भी स्टेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। और क्या होता है जो स्टेजेस है, क्यों होता है, कॉज क्या है, एंड ऑल। सो lack of novelty, poor pharmacokinetics and toxicity, high manufacturing cost, inadequate marketing strategy. So ड्रग डेवलपमेंट में जो मोस्ट कॉमनली कॉज है वो बी है, पुअर फार्माकोकाइनेटिक्स एंड टॉक्सिसिटी। ये मेन रीजन होता है जिसकी वजह से होता है जो ड्रग का डेवलपमेंट का फेलियर हो जाता है। तो वही है, आप लोग एक बार गाइडलाइंस देखिएगा, स्टेजेस देखिएगा, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिएगा कि किस तरीके से ड्रग को हम डेवलप करते हैं, क्या क्या उसमें एरर्स हो सकती है, क्या क्या उसमें फेलियर्स हो सकते हैं एंड ऑल। सो प्लीज गो थ्रू एंड ऑल दीज फेजेस एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए कार टी सेल जो भी इनका फेवरेट जो टॉपिक है क्रिस्पर कैसमैन और कार टी सेल्स, स्टेम सेल्स इनके फेवरेट टॉपिक्स ऑफ कैंसर। What major challenge currently limits the success of CAR T therapy in solid tumors compared to hematological malignancies? Low T cell expansion, tumor microenvironment mediated immunosuppression, lack of target antigens, poor viral transduction. तो solid tumor के केस में क्यों भाई CAR T cells जो है फेल हो रही है? तो इसका आंसर जो है बी है, ट्यूमर माइक्रो एनवायरमेंट मीडिएटेड इम्यूनोसप्रेशन। क्योंकि सॉलिड ट्यूमर्स के केस में फिजिकल और केमिकल बैरियर्स वगैरह आ जाते हैं जिसकी वजह से कार टी सेल यहाँ पे फेल हो जाती है। तो एंटीजेंस का कोई ऐसा रोल नहीं है कि टारगेट एंटीजेंस की लैक की वजह से हो रहा है, या फिर टी सेल्स जो है बढ़ नहीं पा रही कार टी सेल्स में, है ना। तो मैकेनिज्म एक बार आप जरूर देखिएगा, और प्रॉस एंड कॉन्स भी हमको पता होने चाहिए कि जो क्या उसका सक्सेस रेट रहा है और क्यों वो प्रोसेस फेल हुआ है, फेलियर सक्सेस रेट पता होना चाहिए चीजें। वायरल ट्रांसडक्शन पुअर, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि जो है सॉलिड ट्यूमर्स की बात हो रही है, तो इस केस में जो है फेल हो जाता है कार्टी थेरेपी, ना लिमिट कर देता है उसका सक्सेस, पूरे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। सो अगेन वी हैव फ्रेम्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली, ओके, ताकि एडवांस लेवल का भी आपको आइडिया लगे कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है फ्रेम हो सकते हैं। A diagram shows a solid tumor surrounded by M2 macrophages, TREGs, exhausted CD8 cells, high PD-L1 expression on tumor cells। तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ, बेसिकली दो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि PD-L1 का कॉन्सेप्ट कोई पाथवे दिखा रहा है ट्यूमर सेल्स में यहाँ पे, और इस वाले में जो है ब्लॉक हो रहा है ये पर्टिकुलर PD-L1, और PD1 कुछ दिखा रखा है, पाथवे है कोई, ये उसको ब्लॉक कर रहा है। तो बेसिकली हमको दिख रहा है डायग्राम से कि ये ट्यूमर से कनेक्ट हो रहा है, ये फंडामेंटल पाथवे। यहाँ पे ट्यूमर सेल दिख रही है और यहाँ पे ट्यूमर सेल डेथ दिख रहा है। तो कह रहे एक सॉलिड ट्यूमर है, आजुक बाजुक उसके मैक्रोफेजेस हैं, CD8 मार्कर सेल्स कम हो गए, एग्जॉस्टेड कम हो गई है, बहुत ज्यादा जो हाई PD-L1 एक्सप्रेशन दिख रहा है ट्यूमर सेल्स में। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? Tumor is likely responsive to chemotherapy alone. Tumor lacks immune infiltration. Tumor immune evasion is mediated by checkpoint signaling. Angiogenesis is the dominant resistance mechanism. तो देखिए ये जो पाथवे है PD1 और PD-L1, ये बेसिकली इम्यून रेस्पॉन्स को टर्न ऑफ कर देता है, टर्न ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स को, ये होता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है चेक पॉइंट इनहिबिटर्स की हो रही है, चेक पॉइंट इनहिबिटर्स की हो रही है, जो पाथवे है उससे कनेक्ट हो रहा है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्यूमर इम्यून इवेजन इज मीडिएटेड बाय चेक पॉइंट सिग्नलिंग।
तो उस केस में जो है इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखता है कि PD-L1 एक्सप्रेशन ट्यूमर सेल्स में बहुत ज्यादा हो रहा है, ये एग्जॉस्ट हो गए हैं टी सेल्स वगैरह, यहाँ पे जो दिख रहा है ना। तो चेक पॉइंट सिग्नलिंग को रोक दिया गया है, टर्न ऑफ, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को रोकता है। तो यहां से जो देखिए, अब इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल के करे तो चेक पॉइंट इनहिबिटर्स होते हैं, उस पे बेस जो है वायरल, उस पे बेस जो है ड्रग्स आ रही है ना, तो ड्रग्स जो कि टारगेट करती है इन चेक पॉइंट इनहिबिटर्स को। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कैंसर, और कैंसर बायोलॉजी में आ रहा है, इवन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स सेल बायोलॉजी में भी आ जाता है ना, कॉमन बैठ जाता है। सो चेक पॉइंट पता होना चाहिए क्या होता है। चेक पॉइंट इनहिबिटर्स का क्या है, व्हाई आर ड्रग्स टारगेटिंग टू चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, डज इट फेवर ट्यूमर और एंजियोजेनेसिस। तो टारगेट ड्रग कहाँ पे होनी चाहिए, तो जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है पूरा चेक पॉइंट का, ड्रग्स जो है इनको टारगेट क्यों करी चेक पॉइंट इनहिबिटर्स को, तो क्या ट्यूमर जो है उससे हो रहा है, प्रोमोट हो रहा है, या फिर कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से सिग्नलिंग मैकेनिज्म सेल सिग्नलिंग में आता है, कैंसर बायोलॉजी में आता है, ये हमको पता होना चाहिए, मैकेनिज्म समझना है। हम बहुत सारी चीजें नहीं याद कर सकते, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ ले तो हम जो है ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर देंगे कॉमन सेंस लगा के। कॉन्सेप्ट क्लियर तो कॉमन सेंस चलेगा। तो इसका जो आंसर है ट्यूमर इम्यून इवेशन इज मीडिएटेड बाय चेक पॉइंट सिग्नल, दिख रहा है वो चेक पॉइंट वाला मैकेनिज्म यहाँ पे डायग्राम में भी, और जिस रिप्रेजेंटेशन की वो बात कर रहे हैं वो भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अ UMAP plot from single cell RNA sequence shows multiple clusters of tumor cells with distinct transcriptional profiles। तो ये यहाँ पे UMAP प्लॉट दिया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ट्यूमर सेल्स को, रिप्रेजेंट कर रहा है अलग 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 जिनकी ट्रांसक्रिप्शनल प्रोफाइल्स है। तो हमको बताना है क्या दिखा रहा है, व्हाट डज इट indicate? So is it technical sequencing error, tumor metabolic homogeneity, intratumoral heterogeneity, and uniform drug response? So since it's showing multiple clusters, एक जगह इकट्ठा हुआ, तो मेटाबॉलिमिक्स मुझे यहाँ से याद आ रहा है भाई, हीट मैप्स एंड ऑन मेटाबॉलिमिक्स। तो ये प्लॉट है, हम सब कंप्यूटराइज टूल्स में यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए अपना डेटा एंड ऑल, फिर उस बेसिस पे स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम निकालते हैं कि हमारा रिजल्ट होगा। तो क्लस्टरिंग दिख रही, इकट्ठा हुआ दिख रहा है यहाँ पे ट्यूमर सेल्स वगैरह, और वो कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोफाइल्स, यानी कि अलग अलग डिफरेंट जो है जेनेटिक प्रोफाइल्स दिख रही है, जेनेटिक और आप ट्रांसक्रिप्शनल प्रोफाइल्स भी कह सकते हैं, है ना, अलग अलग हो रही है। तो ये जो है इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है इंट्राट्यूमरल हेट्रोजेनिटी, ये दिखा रहा है। इस तरीके का अगर प्लॉट आता है तो इंट्राट्यूमरल हेट्रोजेनिटी, अलग अलग की बात है ना, होमो एक जैसा नहीं है, डिफरेंट प्रोफाइल्स आर ऑब्जर्व्ड। टेक्निकल सीक्वेंसिंग एरर नहीं हो रहा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म ड्रग रेस्पॉन्स, यूनिफॉर्मिटी कहाँ है यहाँ, अलग अलग जो हमको वेरिएशंस दिख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें एक जैसा नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं, और आपस में क्योंकि आ रहे हैं, ट्यूमर्स के आपस में आ रहे हैं, ये अलग अलग कलर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंट्राट्यूमरल हेट्रोजेनिटी यहाँ से क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये इसका आंसर होगा। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस में अगर देखिए, अब डरना नहीं है कि ये क्या आ गया तो हमने प्लॉट कभी समझा नहीं, ये क्यों डायग्राम खतरनाक सा गया, तो कॉमन सेंस लगाइएगा, कॉमन सेंस से पता लग जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट इस schematic shows CAR T cells failing to infiltrate a solid tumor due to dense extracellular matrix and suppressive cytokines। तो CAR T cell थेरेपी यूज हो रही है सॉलिड ट्यूमर पे अगेन, और कह रहे हैं कि सप्रेसिव साइटोकाइन्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की वजह से वो फेल हो गया है, इनफिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा उसको ट्यूमर को। सो व्हाट इज द एक्चुअल प्राइमरीली लिमिटिंग एफिकेसी?
car construct design, tumor microenvironment barriers, viral vector inefficiency, T cell exhaustion only. So देखिए अभी हमने बात की थी कार टी सेल की फेलियर की वजह से, उसी तरीके का क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन ही लग रहा है ये। तो वही बात हुई कि ट्यूमर माइक्रो एनवायरमेंट की बात हो रही है, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल और केमिकल बैरियर्स की। तो सॉलिड ट्यूमर का क्योंकि जो है ये इसके कंपोनेंट्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सप्रेसिव साइटोकाइन्स हो जाते हैं, ईसीएम और साइटोकाइन्स की वजह से, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड ट्यूमर। तो ये ही एनवायरमेंट है इसके। अभी हमने बात भी की थी कि ट्यूमर माइक्रो एनवायरमेंट बैरियर्स की वजह से, बैरियर जो होता है सॉलिड ट्यूमर में, जिसमें साइटोकाइन्स आर प्लेइंग रोल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो हो डेंस हो जाती है, ओके, इस वजह से वो उसको फेल हो जाता है। यहाँ पे सक्सेस रेट कम है, यहाँ पे इनफिल्ट्रेट सॉलिड ट्यूमर को नहीं कर पा रहा। ना कंस्ट्रक्ट डिजाइन में कुछ गड़बड़ी है, वायरल वेक्टर में कोई इनएफिशिएंसी नहीं है, टी सेल एग्जॉशन नहीं है, ओनली दिया हो, वैसे भी एक्सक्लूसिव हो गया है यहाँ पे। तो आंसर इज ये बैरियर्स। तो प्लीज कार टी सेल का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से मैकेनिज्म समझिएगा, सक्सेस रेट एंड ऑल सब पता होना चाहिए। हो सकता है इस बार फ्रेम कर दें, क्योंकि पहले भी फ्रेम करते थे। तो लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट डेटा खुशी खुशी पढ़ना है, लगातार प्रैक्टिस करना है सिमिलर क्वेश्चंस, ओके। तो हमारे से जुड़े रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम एंड फॉर अदर एग्जाम्स, गेट एंड अदर एग्जाम्स। सीएसईआर का अगर आप आगे भी दे रहे हैं तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप लोग पक्का कर सकते हैं। स्टे इन टच विद अस फॉर मोर। थैंक यू। आज शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व। तो आप यहाँ पे जो न्यूमेरिकल देख रहे हैं, इस तरीके का जो न्यूमेरिकल है रिसेंटली फ्रेम हुआ था एम्स पीएचडी जैन 2024 में। तो हो सकता है इस बार जेआरएफ में थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ चेंज करके वो क्वेश्चन दे दे, या फिर एम्स में भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ऊपर नीचे लाइक चेंज करके थोड़ा सा इसी तरीके से फ्रेम हो जाए। तो हम लोग जानेंगे आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफी कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, तो स्क्यूनेस, कर्टोसिस, टी टेस्ट, जेड टेस्ट वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सो विल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और समझते हैं, अप्लाई करते हैं इन फॉर्मूले को जो हम लोगों ने अब तक जो कॉन्सेप्ट समझे रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन। The question over here is, it says what is the probability that height of the student lies between 150 centimeter and 170 centimeter. Average height is 160 centimeter and standard deviation is 10. तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, एक स्टूडेंट है उसकी हाइट की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 150 सेंटीमीटर के बीच में आएगी या फिर 170 सेंटीमीटर के बीच में आएगी। एवरेज हाइट उन्होंने दे दी है 160 सेंटीमीटर की है जो, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 10 है। क्वेश्चन है बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है और डायरेक्ट भी है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें हम लोगों को जो है जेड स्कोर कैलकुलेट करना है। तो जेड स्कोर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक्स बार की यानी कि मीन की जो वैल्यू है वो दी गई है 160 सेंटीमीटर, और म्यू की अगर हम लोग बात करें तो 2 है यहाँ पे, तो म्यू 1 है, म्यू 1 इज 150 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 के बीच में प्रोबेबिलिटी निकाली, और म्यू 2 जो है वो 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर है। तो अलग अलग तरीके से दोनों का जेड स्कोर कैलकुलेट होगा। तो अगर हम लोग निकाले जेड स्कोर 150 सेंटीमीटर यानी कि म्यू 1 सैंपल के लिए, तो वो निकल के आ जाएगा 160 सेंटीमीटर माइनस 150 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन इज 10। तो z 150 सेंटीमीटर पे जो वैल्यू आ रही है, z स्कोर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, +1 इफ यू कैलकुलेट दिस। सिमिलरली 170 सेंटीमीटर पे भी अगर हम यानी कि म्यू 2 पे भी निकालें तो वो आ जाएगी 160
-170 डिवाइडेड बाय 10, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो -1 आएगी। तो दोनों की वैल्यू जो है टोटल जो है Z स्कोर निकल के आ रहा है -1 से लेके +1 तक के बीच में, ये Z स्कोर आया। अगर हम लोग जो है अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें, तो वी नो दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तरीके से आता है, हमको ये पता है बीच में जो है 0 से लेके एवरेज जो है 0 इज द मीन, 0 बीच में आ रहा है, और यहां पे आता है इस साइड अगर हम देखें सो -1 -2 इधर और इधर जाएंगे तो -2 -3 इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे आ रहा है +1 +2 +3, तो ये स्कोर निकल के आता है। वी नो दिस इज द लाइक वेरी द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और 0 से लेके -1 और +1 का अगर हम डेटा देखें स्टैटिस्टिकल, हम लोगों ने समझा था स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया गया, तो नॉर्मल जो डेटा आता है तो वो आता है, वी नो दैट फ्रॉम -1 टू +1 डेटा इज 68.2%। ये हम लोगों ने समझा था। इसी तरीके से -2 से लेके +2 तक कितना जाता है, -3 से +3 तक कितना जाता है, वी नो दैट, राइट। So the answer is basically, it's a very direct question, right? So the answer is 68.2% is the answer. फुल डायरेक्ट है क्योंकि हमको वैल्यू Z स्कोर की मिल गई है। इफ वी यूज, अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, Z स्कोर का जो टेबल है वो भी देख सकते हैं, जो कि फिक्स्ड वैल्यूज दी गई है, तो वो भी अगर हम लोग देख ले, -1 से लेके +1 तक का जो टेबल में जो वैल्यूज दी गई है तो वो भी निकल के आ जाएगा। कि गो फॉर दिस, वो भी 68.2% ही आने वाला है। तो ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, इजी। अब वो कुछ भी वैल्यू दे दे, यहाँ पे वो 200 सेंटीमीटर दे दे, या फिर यहाँ पे 340 सेंटीमीटर दे दे, एनीथिंग, और हाइट चेंज कर दे, कुछ और जो है सैंपल दे दे, कुछ भी दे दे। सो वंस यू नो दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली सॉल्व दिस। सो इस तरीके के जो क्वेश्चन है एम्स में भी आ चुके हैं, जेआरएफ में भी, पार्ट सी में भी आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है वंस इफ यू रिकॉल दिस फॉर्मूला एंड प्रैक्टिस दिस। नेक्स्ट, नाउ हियर वी हैव टू, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। टी टेस्ट निकालना है। अलग अलग यहाँ पे ग्रीन टी है और ब्लैक टी है, दो अलग अलग डेटा दे दिए गए हैं, और ये बताना है कि इन दोनों डेटा में से नंबर ऑफ टाइम्स पीपल, जो अलग अलग लोग हैं, ऑब्वियसली बात है, हम लोग जो अलग अलग तरीके की टी पीते हैं, कुछ ब्लैक टी पीते हैं, कुछ ग्रीन टी पीते हैं, कुछ व्हाइट टी भी पीते हैं, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है जो लोग हैं या तो ग्रीन टी पी रहे हैं या फिर ब्लैक टी पी रहे हैं, इन पर्टिकुलर 5 टाइम इंटरवल्स में। तो डेटा इज गिवन अगेन, और टी टेस्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, टी टेस्ट की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला अगर हम रिकॉल करें तो पेयर्ड और अनपेयर्ड का जो है कॉन्सेप्ट रिकॉल, तो जो वैल्यू निकल के आती है टी टेस्ट की, जो फॉर्मूला होता है आई मीन, तो x1 का बार माइनस x2 का बार डिवाइडेड बाय S1 विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर अपॉन n1, इसी तरीके से S2 का होल स्क्वायर अपॉन n2। ये टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है, दो अलग अलग क्योंकि डेटा दी गई है, तो ये वाली जो वैल्यूज है, ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए किस तरीके से कैलकुलेट S1 और S2 निकालेंगे हम, और n1 और n2 तो हमको मालूम है। लेट्स डू दिस। सो दिस इज लाइक, ये जो डेटा दी गया है, दिस इज x1, ये x1 है सारा, और ये x2 है। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे x1 बार यानी कि मीन निकालेंगे, और इसी तरीके से x2 बार निकालेंगे। जब ये निकल जाएगा देन वी विल गो फॉर x1 माइनस x1 का बार, देन उसके बाद कैलकुलेट करेंगे इसका होल स्क्वायर, x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। सिमिलरली दिस इज x2, सारी जो वैल्यूज है x2 है, तो x2 माइनस x2 बार, and then we'll calculate the whole square for the same. So x2 minus x2 का बार का होल स्क्वायर इस तरीके से निकालेंगे।
तो x1 अगर हम देखें, x1 बार की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज बेसिकली व्हाट, मीन है ये। और x2 ही 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5। वंस यू कैलकुलेट दिस, जो वैल्यू निकल के आएगी, तो प्लीज देखिएगा वैल्यू 6.2 आनी चाहिए x1 बार की, और x2 बार अगर हम लोग निकाले तो इट विल कम 5.6। दीज विल बी द वैल्यूज फॉर x1 बार एंड x2। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, जब हम करेंगे तो 4 माइनस 6.2, सिमिलरली 5 माइनस 6.2, 7 माइनस 6.2, 6 माइनस 6.2, 9 माइनस 6.2। देन 3 माइनस x2 बार जो है 5.6 है, तो 3 माइनस 5.6, 8 माइनस 5.6, 6 minus 5.6, 4 minus 5.6, and lastly it will be like 7 minus 5.6. You go for then the whole square of the same. ये जो भी वैल्यूज आएगी इसका फिर होल स्क्वायर निकाल देंगे। तो ये लेट से ये जो है सम, इसका सम टोटल जो है a मान लेते हैं। जो भी वैल्यूज यहाँ पे आएगी आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे, प्लीज कैलकुलेट, उसका सबमेशन करने के बाद लेट से a है। इसी तरीके से x2 माइनस x2 बार का जो होल स्क्वायर है उसका समेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी b निकाल, तो उसको हम मान लेते हैं b है। इससे ये हमने क्यों किया, क्योंकि इससे हमको मिलने वाला है S1 और S2, स्टैंडर्ड डिविएशन हमको मिलने वाला। तो S का जो फॉर्मूला है वो होता है समेशन और सम ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो n माइनस 1 जो है यहाँ पे n माइनस 1 इज व्हाट, 5 माइनस 1 4। तो यहां से हमको a मिल जाएगा, a मिल जाएगा, b मिल जाएगा। तो दैट मीन्स S1 जो है दिस इज बेसिकली a, नो a आ रहा है। तो a जो भी आया, ये जो वैल्यू है a डिवाइडेड बाय 4, सिमिलरली S2 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 4। इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद डिवाइडेड बाय 4 करना है। और उसके बाद में हम लोग जो है टी टेस्ट के फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला यहाँ पे x1 बार जो हमको मिल चुका है यहाँ पे माइनस 6.2 है ना ये, और x2 बार जो है वैल्यू है 5.6 डिवाइडेड बाय S1 और S2 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और N1 और N2 की अगर हम लोग बात करें तो N1 और N2 दोनों ही क्या है, 5 है। नंबर ऑफ सैंपल्स तो सेम ही है ना, उस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। इफ वी नो दी फॉर्मूला, अगर हम लोगों को फॉर्मूला पता है तो अब वो कुछ भी दे दे, अगेन डेटा कुछ भी चेंज कर दे, इस बार आप लोग बड़े आराम से ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप लोग टी टेस्ट जो है कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों को बताना है अलग अलग जो है, अलग अलग डेटा यहाँ पे दे दिए गए हैं 12, 15, 54, 13, 56, 25। सो इसमें हम लोगों को बताना है स्क्यूनेस और कर्टोसिस। इट्स वेरी सिंपल इफ वी रिकॉल द फॉर्मूला एंड इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। डेटा जो है x है, ये सारी वैल्यूज 12, 54, 13, 56 और 25। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे स्क्यूनेस। निकाला तो S ये है स्क्यूनेस का फॉर्मूला भी जानते हैं। तो x बार यानी कि मीन वैल्यूज निकालेंगे सबकी, तो ये आ जाएगी 12 प्लस 54 प्लस 13 प्लस 56 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5। Once we calculate this, so please check, इसकी जो वैल्यू है जो निकल के आएगी x बार इज 32 आ जाएगी। इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको s स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में ये वैल्यू हमको रखनी है। तो दिस वुड बी लाइक s स्क्वायर का जो है लगाएंगे तो फॉर्मूला निकल के आएगा 12 माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस 54 माइनस 32 आया ना, तो x बार का होल स्क्वायर, सिमिलरली इट गोज अप टू 25 माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। सो हो जाएगा 4।
4, तो ये अगर हम कैलकुलेट कर ले तो s जो निकल के आया s स्क्वायर बेसिकली वो आएगा 467.5, प्लीज चेक, 467.5 आएगा, s स्क्वायर है ये, तो we will then go for under root of the same, so it comes 467.5 का under root would be s would be then we'll get 21.62, 21.62 वैल्यू आ जाएगी, और इससे हम लोग s क्यूब निकाल लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले में आ रहा है, सो 21.62 का होल क्यूब निकाल लेंगे। तो एस के यानी कि स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n समेशन ऑफ n I इक्वल्स टू 1 xi माइनस बार x बार का होल क्यूब डिवाइडेड बाय s क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो दैट वुड बी 1/5 समेशन सबका चलेगा, यहाँ पे सम चलेगा, सो दैट मीन्स इन ब्रैकेट 12 माइनस वही चीज है x बार मतलब 32 का होल क्यूब प्लस अप टू 25 माइनस x बार, यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता है अगर हम क्यूब और होल 4 होल टू पावर 4 भी निकाले तो डायरेक्ट भी आ जाएगा, अगर हम ट्रिक लगाए थोड़ी सी, तो ये डिवाइडेड बाय 21.62 का होल क्यूब, ये सब कैलकुलेट करते हुए जो वैल्यू आएगी, सो प्लीज सॉल्व दिस, जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, वी गेट दी पॉजिटिव वैल्यू, तो दैट मीन्स अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो द आंसर इज लाइक इट्स अ पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है ये, हमको ये तो बताना था ना कि कौन सा स्क्यूनेस है, न्यूट्रल है, नॉर्मल स्क्यूनेस है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू मीन्स इट्स वैल्यू पॉजिटिव आएगी, प्लीज चेक स्क्यूड डेटा, तो ये हमारा यहाँ से स्क्यूनेस निकल गया। कर्टोसिस की बात करें, ऐसा ही इसी तरीके का ही होता है इसका भी फॉर्मूला, सो एस के आर से रिप्रेजेंट अगर करें तो जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है दैट कम्स 1/n, सेम ही है, बस देखिए थोड़े से चेंजेस है, यहाँ पे क्यूब होल क्यूब के ना होते हुए 4 हो जाएगा, एंड एस 4 सेम ही है, बस होल क्यूब ना होते हुए पावर जो है 4 हो जाएगी, 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये सब कैलकुलेट करते हुए जो वैल्यू आएगी वंस यू कैलकुलेट दिस, दिस वुड बी एस के आर, जो आ रहा है देखिए वो आ रहा है 0.7, व्हेन आई कैलकुलेटेड दिस इट्स 7861, ये वैल्यू आ रही थी, तो इसमें एक्सेस कर्टोसिस हम लोग चेक करेंगे, सो वी विल गो फॉर सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 को, 3 माइनस कर देंगे, तो 0.7861 में से -3 कर देंगे, तो एक्सेस कर्टोसिस हमको मिल जाएगा, और अगर आप देखिए करके तो माइनस में वैल्यू आ रही है, सो इट वुड बी -2.213 कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, -2.213, सो दिस इज नेगेटिव वैल्यू, तो यहां लिख लेते हैं फिर से, एस के आर की जो वैल्यू है वो है -2.213, और क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है, दिस इज इन माइनस, नेगेटिव है, तो ये वाला जो कर्व है कर्टोसिस का हमको पता है, तो मीजो होना चाहिए, रेप्टो होना चाहिए, या प्लैटी कर्टिक होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, तो नेगेटिव में अगर वैल्यू आ रही है तो जो कर्व निकल के आ रहा है वो है प्लैटी कर्टिक डेटा, कर्टोसिस वुड बी प्लैटी कर्टिक कर्व, ठीक है, इजी, तो सारी बात ले दे के ये है कि फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, फॉर्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन दे दे, कुछ भी डेटा देते हम लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे, और काफी सिंपल फॉर्मूला है, सच कोई टफ तो नहीं है ना, तो प्लीज रिमेंबर प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल की स्कोरिंग है, आप लोगों को डायरेक्ट जो है पार्ट सी में अगर क्वेश्चंस आते हैं +4 आप ले जाएंगे, और भी एग्जाम्स में पीएचडी के भी आप स्कोर बढ़िया कर जाएंगे, सो कीप
ऑन प्रैक्टिसिंग। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हमारे साथ एंजॉय करते रहिए, समझते रहिए लेक्चर्स को। थैंक यू सो मच वंस अगेन।